हाँ बिल्कुल। हाँ आए तो वैसे भी नहीं हो। ठीक है। हाँ हाँ डाल देते हैं। इसके साथ तो चार सुनना, इसके साथ तो चार भी। चलो चालू करें। इलस्ट्रेशन 4 हो गया था कंप्लीट कल सबका। ठीक, तो हाँ अकाउंट बनाने बोला था 5 ठो, हमने बना दिए। चलो आओ 5 में, 5 के आगे सीधा रिकंसिलिएशन में। हाँ चलो देखें, चलो 5 चालू। अ फायर, एक आग, destroyed some accounting records of a company। ऐसे ही आप देखो अपना टाइम वेस्ट। You have been able to collect the following from the exploit papers and records। मतलब फैक्ट्री में आग लग गई थी, पूरा डॉक्यूमेंट और क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स जल गया। थोड़ा बहुत हमको जो निकला, ये सीए फाउंडेशन का वो है, सिंगल एंट्री वाला क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला, कॉस्ट भी है, मिलाकर दे दिया इसमें। तो आग लग गई थी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जल गया, थोड़ा बहुत जो हाथ में आया उसमें से हमको ये सब पता चला, मतलब एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कंसल्टेशन विद अकाउंटिंग स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, इनकम्प्लीट लेजर एंट्री, आपको कुछ कुछ जो बच गया था वो मिल गया है ना। मतलब ये नहीं चला था, मटेरियल कंट्रोल का जो लेजर है ये नहीं चला था, जिसका ओपनिंग बैलेंस बस आपको पता है, बाकी नहीं पता है कितना परचेज किए, कितना डब्ल्यूआईपी में गया, कितना क्लोजिंग बचा, वो सब नहीं पता है। जो जो पता है वो देखो। तो मटेरियल का आपको ओपनिंग बैलेंस पता है, डब्ल्यूआईपी का ऐसे मन में आपको सोचना है ये चीज़ें, जब 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है उसमें ये सबको सोचना है तुरंत कि डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग बैलेंस दिया है, डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स में कितना माल गया है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, क्रेडिटर, क्रेडिटर देखोगे तो अच्छा क्रेडिटर क्रेडिट होता है, तो दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर और ये है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आपने पे कितना किया है आपको वो दिया हुआ है, टू बैंक लिखा है ना, और ब्रैकेट में बता भी दिया अमाउंट स्पेंड, मतलब ओवरहेड पेड आपको दिया हुआ है, एब्जॉर्ब होता तो उससे दिया होता ना, ये पेड है क्योंकि पे की एंट्री क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट टू कैश बैंक, तो ये जितना पेड किया आपने वो दिया हुआ है। फिर फिनिश गुड्स का भी आपको, अच्छा फिनिश गुड्स का बेस डेबिट होता है, तो इसका मतलब ये बैलेंस पूरा डाउन लिखा भी तो है। हाँ हाँ, कैसे पता लगाते हैं, बैंक दिया है मतलब क्या होगा, इंटीग्रेटेड होगा, हाँ क्योंकि सीएलसी नहीं है ना, हम लोग कैश बैंक डेटर क्रेडिटर, देखो क्रेडिटर भी तो दिया है, हम लोग क्रेडिटर की जगह भी नॉन इंटीग्रेटेड में सीएलसी यूज करते थे, और इंटीग्रेटेड में सीएलसी को यूज नहीं करते हैं, जो होना चाहिए वही करते हैं, क्रेडिटर तो क्रेडिटर, बैंक है तो बैंक, उसकी जगह अपन सीएलसी को रिप्लेस नहीं करते, इंटीग्रेटेड है ये। ठीक है, और हाँ ये देखो फिनिश गुड्स का आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, ये फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ा नहीं है, मैं तुरंत एक चीज कर सकता हूँ पता है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 WIP, मतलब फिनिश गुड्स से WIP से कितना माल आया फिनिश गुड्स में, लेकिन बिना क्वेश्चन पढ़े कैसे, अरे यहाँ पे दिया था ना, यहाँ पे दिया, तो उसको आप तुरंत पुट कर सकते हो बिना कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन के, आपको WIP के क्रेडिट में दिख रहा था बाय फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स के डेबिट में कर दो उसको 2 WIP 1,51,000, मतलब ये तो जो अकाउंट की बात है उसी में से मैंने पहचान लिया, अभी तक मैंने कोई ट्रांजेक्शन पढ़ा नहीं, ये अकाउंट में क्रेडिट से दिख रहा था तो मैं इसके डेबिट में लिख भी दिया 2 WIP। ठीक है, अब पढ़ना चालू करते हैं, मेन क्वेश्चन तो अब चालू होगा, ये सब बैलेंसेस और कुछ कुछ दिया हुआ था, जो आग लगने के बाद जो कुछ हमारे हाथ लगा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आपको कंप्लीट करनी है, पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा और क्या, यही तो बोलेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अबव अकाउंट्स, अबव अकाउंट्स मतलब जो अकाउंट आपको इनकम्प्लीट बना कर दिया सिर्फ यही बनाओगे, 3 4 5, सिर्फ खाली 5 अकाउंट बनाओगे, मटेरियल WIP क्रेडिटर ओवरहेड और फिनिश गुड्स, खाली ये 5 बनेंगे और कुछ नहीं, लगेगा तो आप रफ में करना, लेकिन फेयर में ये 5 ही दिखा देना काफ़ी है। ठीक, इसे ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, 4 ही तो है, चालू करो, चलो पहले रिजल्ट का फॉर्मेट खींचो और जो ओपनिंग वगैरह जो कुछ दिया पहले उतना, जितना दिया उतना कॉपी करो, पहले ये 5 अकाउंट है आपके सामने, इसको बनाओ और जितना दिया है कॉपी करो, फिर हम ट्रांजेक्शन में उतरेंगे।
क्या क्या ट्रांजेक्शन है वो कहाँ कहाँ जाएगा। AIR 50 वाले का नाम क्या है? कोटा कोटा लिखा हुआ है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। कोटा कोटा चंद्रशेखर राव, 2 बार लिखा है कोटा कोटा साउथ। सभी तो साउथ के लगे हैं। 30 रेड्डी, विश्वनाथ रेड्डी। मेरे को तो लग रहा है उधर के सेंटर में स्कैम हुआ है। अरे बाप रे, कुच्चागला पति ऐसा नाम है। कुच्चागला पति थरुण पवन कुमार राजू, ये एक ही नाम था। गोवा 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 वाला। फाइनेंस तो करा भाई, क्या बोल रहे हैं? फाइनेंस तो कराएगा बैंक से। उन्नीस 200। AIR 1 का आया है 625, मेरे से 162 ज्यादा। 3 सब्जेक्ट पास हो जाएंगे। 625 बाप रे। 4 सब्जेक्ट पास हो जाएंगे। ठीक है भाई, इतना हम नहीं लग सकते, हटाओ। चलो हो गया।
इतना टाइम नहीं है गुनगुन, हाँ ठीक है। 3 घंटा ही मिला है आपको। हाइलाइटर भी ले जाएगा। अरे कॉपी में अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। तो एग्जाम में क्या करोगे? चलो भाई आगे आते हैं। जो जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है हम करते जाएंगे। देखो द बैंक बुक, मतलब बैंक बुक पासबुक हो सकता है जो भी है, बैंक बुक आपका बता दिया दैट 89,200 हैव बीन पेड टू क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। एंट्री बताओ इसकी। उससे पहले परचेज वो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, हमको जितना दिया है हम उतना करेंगे ना, बाकी चीज अब ऑटोमेटिक आएगा बैलेंसिंग फिगर। सही है, पहले परचेस किए होंगे लेकिन अब वो बैलेंसिंग फिगर आएगा अलग से, है ना। अपने को जितना बोले हम उतना ही कर सकते हैं। क्रेडिटर टू बैंक, तो क्रेडिटर के डेबिट में दिखा दो टू बैंक। देखो मेरा तो बना हुआ है अकाउंट भाई, यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक, ठीक। 89,200 यहाँ लिखे 89,200, ठीक है। और बैंक के क्रेडिट में, लेकिन हम बैंक तो बना ही नहीं रहे, बनाते तो वहाँ भी लिखना पड़ता, ठीक है। अब पूरा कंप्लीट करते हैं। देखो अब कई बच्चे क्या करते हैं, सर क्रेडिटर तो खत्म हो गया, हम निकाल लेते हैं वहाँ पे, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा बाय परचेस या बाय वो लिखोगे ना, स्टोर लिखोगे। मतलब अगर आप मटेरियल, आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो ना, तो अगर आप मटेरियल परचेस करते हो तो क्या एंट्री करते हो? अच्छा यहाँ पे नाम क्या यूज़ किया है? यहाँ पे मटेरियल कंट्रोल नाम यूज़ किया है। कभी स्टोर करता है कभी मटेरियल करता है, तो अभी आप मटेरियल करना। तो अगर मैं मटेरियल परचेस कर रहा हूँ क्रेडिटर से, एंट्री क्या होगी उसकी? मटेरियल, जो अपने बुक में क्वेश्चन में है वही यूज करेंगे। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है। तो मतलब क्रेडिटर में यहाँ पे आएगा बाय मटेरियल। तो अभी मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया, मान के चलो यही तो गलती है, मैंने अभी के अभी बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया, क्या पता सेकंड थर्ड फोर्थ में और भी कुछ होगा, परचेस रिटर्न हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, समझ आ गए। तो अभी क्लोज करने की कोशिश मत करना, पहले एडजस्टमेंट तो खत्म करो, फिर लास्ट में क्लोज करना। अभी इसको हम क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने मटेरियल लिख दिया, वो आएगा, लेकिन अब अमाउंट लास्ट में निकालेंगे, क्या पता कुछ और अमाउंट भी आ जाए, तो बैलेंसिंग फिगर कुछ और, समझ आ गया। मतलब तुरंत क्लोज करने का हड़बड़ी मत करो, पहले 1 2 3 4 एडजस्टमेंट है पूरा कंप्लीट करो। 1 हो गया है, 2 3 4 बाद में सोचेंगे क्लोज करने का, ठीक है। सेकंड में आओ, क्या लिखा है बताओ, सेकंड वाला बोलना क्या चाह रहे हैं। क्या बोलेगा? पहले तो जानकारी किस चीज की दी हुई है? इन्वेंटरी ऑफ व्हाट? WIP। WIP कौन सा? ओपनिंग क्लोजिंग? क्लोजिंग WIP की आपको जानकारी दी हुई है, जिसमें मटेरियल लग चुका है 5,000 रुपये का, तो उसको मैं कैलकुलेटर में से प्लस में लिखा, ठीक है। जिसमें लेबर ने भी काम किया है, 300 घंटा लेबर ने भी काम किया है, तो उसका भी तो वेजेस मैं उसमें जोड़ूंगा ना। 5,000 ही नहीं लगा है उसमें, मेरा वेजेस भी लगा है, तो 300 तो घंटे हैं, 300 को थोड़ी ऐड कर दोगे। 300 घंटा लेबर ने काम किया है तो उसका वेजेस कितना दे रहे होगे? 10 रुपीज पर आगे। देखो ऐसे, इसलिए पूरा एक साथ पढ़ना होता है क्वेश्चन। तो मतलब वेजेस कितना दिया होगा 300 घंटे का, कितना दिया होगा? 3,000, ठीक है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ मेरा एंडिंग WIP, क्लोजिंग WIP 8,000 है। ओवरहेड भी तो जोड़ोगे। चौथा पॉइंट बोला है ओवरहेड रिकवरी रेट, आपको एब्जॉर्प्शन रेट बता दिया है 4 रुपए पर लेबर आवर, तो ठीक है ना। उस WIP में 300 घंटा काम हुआ था, 300 इंटू 10 किए तो उसका वेजेस आया 3,000, और उसी 300 को इंटू 4 करोगे तो आपका ओवरहेड आ जाएगा 7,000। क्या है 7,000? आगे से वो तो पूरे महीने का है, हम तो WIP का निकालना चाहते हैं ना। हाँ देखो डाउट, 7,000 गुनगुन बोलेंगे 7,000 घंटे काम हुआ है, लिखा है यहाँ पे वर्कर्स हैव वर्क फॉर 7,000 आवर्स, तो वो जब मेरे को महीने का देखना होगा तब निकालूंगा। महीने में 7,000 घंटा काम हुआ, मेरे को तो क्लोजिंग WIP का चाहिए ना। क्लोजिंग WIP में कितने घंटे काम हुआ है? 300, तो मैं 300 का ही निकालूंगा इंटू 4, तो आ गया 1,200, इसको भी मैं जोड़ूंगा। ये आपका आएगा क्लोजिंग WIP की वैल्यू 9,200। अभी इतना क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ 7,000 से क्यों नहीं किए? लेबर ने तो 7,000 घंटा काम किया, तो महीने का है। जब मेरे को टोटल महीने का निकालना बोलूंगा तब बोला 7,000 इंटू 4,
28,000 तब आएगा बाद में। तो ये 9,200 है क्लोजिंग WIP, मैं WIP में लिखूंगा यहाँ पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9,200, ठीक है। तो फिर हड़बड़ी नहीं करना है, मैं मानता हूँ कि इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर बताओ क्या आता है। हाँ मटेरियल आएगा, मटेरियल में लिखूंगा, मतलब WIP में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती है, मटेरियल से सामान आता है, मटेरियल से जो ट्रांसफर होता है आके WIP में आता है डेबिट साइड में, ठीक है। आप लोग को याद होगा तो वेजेस भी आता है डायरेक्ट वाला, ठीक है। हाँ गुनगुन बोले प्रोडक्शन ओवरहेड, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बोले तो मैं वही लिखूंगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सभी तो आता है WIP में। अभी क्लोज करने की हड़बड़ी मत करना कि हाँ चलो प्लस माइनस करके मटेरियल का आंसर आ गया, अभी वेजेस भी तो दिखाओगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। आपको भी क्या क्लास में बिल्कुल, कब तक हो ऐसे, हां कब तक हो ना भी ठीक है ठीक है। ये बंदा अच्छा था, काम की बात नहीं। ये पहला बच्चा है मेरे कॉस्ट का, सबसे पहला, हाँ कॉस्ट का। आगे तो 11th-12th अकाउंट्स भी देखता था, बीकॉम भी देखता था, इधर पूरा टाइम इन्वॉल्व। इसका ऐसा था, बाद में बताऊंगा अभी रिकॉर्डिंग वगैरह। हाँ हाँ सही बात है। ये वाला डालता हूँ, माइक पे हाथ रख, आज नहीं तो कल तो डालूंगा। माइक पे हाथ रख। किसी को दिखता ही नहीं। हाँ अरे वो उसमें ऐप में दिक्कत हो गई ना, मैं एडमिन था, मैं अपने आप हट गया। CMA वालों का बैच था, ये इशिका प्राची लोग का, वो बैच ही डिलीट हो गया, पता नहीं क्या, वो ऐड करके तो हो ही नहीं गया, सीधा बैच ही गायब हो गया उनका। चलो हाँ तो देखो हम इधर पे थे, WIP को क्लोज करना नहीं करना, ये सभी तो आएगा, अभी टाइम है उसको क्लोज करने में, ठीक। आगे आते हैं, सेकेंड पॉइंट हमने क्लोजिंग WIP का दिया था, वो हमने कर दिया। थर्ड पॉइंट का मैं क्या करूं बताओ, क्या करना चाहिए थर्ड पॉइंट का, बताना क्या चाह रहा है वो, और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा सब बताना। मतलब आपको क्या उसमें टोटल वेजेस बता दिया है, हाँ मतलब अगर मैं देखो मैं ग्राफ में बना लेगा हूँ ना, वेजेस का है मैं ग्राफ में बना लेगा, बनाने तो बोला नहीं है। तो जैसे आप वेजेस पे करोगे, एंट्री क्या पास करोगे, वेजेस पेड, हाँ कैश बैंक जो लिखना चाहो मैं बैंक लिख देता हूँ, ठीक है। चेक से वेजेस देंगे हम, तो कितना दोगे वेजेस, 70,000 है ना, 60,000 घंटे काम हुआ है। अब टोटल देखना है महीने का, वो तो हम WIP का देख सकते हैं इसलिए 300 का सबकी है। अब तो महीने का देखना है, ओवरऑल टोटल देखना है, 7,000 इंटू 10 ये होगा 70,000, ठीक है। और फिर वेजेस को हम आगे एब्जॉर्ब कहाँ करते हैं, डिपेंड करता है, पहले ऐसा बोलो, डिपेंड करता है। अगर डायरेक्ट होगा तो WIP और इनडायरेक्ट होगा तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिन बोला लड़का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो पूरा क्वेश्चन आपके सामने बताया है क्या, कितना डायरेक्ट है कितना इनडायरेक्ट है, तो क्या मानोगे हैं? क्या अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 70,000 में से कितना डायरेक्ट है कितना इनडायरेक्ट है नहीं बताया है, तो क्या मानोगे, पूरा डायरेक्ट ही मानोगे ऑब्वियसली, क्योंकि देखो इनडायरेक्ट वेजेस ना लगा हो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन डायरेक्ट वेजेस ना लगा हो ये इम्पॉसिबल। डायरेक्ट वेजेस मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्शन में लगता है तो उसको तो लगाना ही पड़ेगा ना, तो डायरेक्ट है, कुछ नहीं बोला, बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट है। कहाँ जाके एब्जॉर्ब होगा, ये WIP में जाएगा 70,000 है ना, तो चलो कहाँ लिखोगे फिर उसको, दूसरी जगह। ये क्लोज हो गया, WIP के डेबिट में लिखेंगे, 2 वेजेस तो मैं लिख के आया था पहले से ही। ये देखो WIP में क्या क्या चीज़ें आती है, आपको पूरा फार्मा क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आती है, ये तीनों आता है, जब तक ये तीनों नहीं होगा अकाउंट को मैं कंप्लीट नहीं मानूंगा। वेजेस को लिख देते हैं 70,000, पूरा डायरेक्ट मान के चले हैं क्योंकि दिया नहीं है, यहाँ पर लिख दूंगा 70,000 का वेजेस यहाँ पर एब्सॉर्ब हो गया, ठीक है। फिर आते हैं और नीचे थर्ड पॉइंट में, देखो थर्ड पॉइंट में और क्या काम के लायक है, थर्ड और फोर्थ को मिला के सोचो उससे क्या निकलेगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टोटल आ जाएगा 28,000, क्योंकि आप चौथे पॉइंट में आ गए। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, ओवरहेड है 4 रुपए पर लेबर आवर,
कितने लेबरर्स अपने काम करवाए 7,000 टोटल आप देखेंगे, वो तो 300 वाला तो हो गया ना खत्म, तो डब्ल्यूआईपी निकालिए। अभी 7,000 से करोगे तो 28,000 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पेड या एब्जॉर्ब? पेड ही मानेंगे। अगर पेड मानेंगे तो भाई ये क्या है, अरे वाह, तू बैंक है, ये पेड हुआ ना आदमी, ये पेड है, ये तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके थे। तो देखो 3-4 प्रूफ है आपके सामने कि ये पेड है और वो एब्जॉर्ब है। कैसे, टू बैंक लिखा है, अमाउंट स्पेंड लिखा, और एंट्री क्या होती है पे करने की, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पे किए तो लिखा गया है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, ये इसका पूरा प्रूफ हो गया। अब नीचे आओगे तो यहाँ बोला तो है रिकवरी रेट, रिकवर करना मतलब क्या करना, एब्जॉर्ब करना, ये एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है, ये है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब। 7,000 इंटू 4 किए तो 28,000 हुआ, वो एब्जॉर्ब है। तो उसकी एंट्री क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब की एंट्री क्या होती है, तो दोनों जगह लिख, दो अकाउंट आप बनाए हो, दोनों जगह लिखोगे डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 28,000 से, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के क्रेडिट में बाय डब्ल्यूआईपी यहाँ पर लिखना 28,000 से, इतना करो। हाँ, तो क्वेश्चन वाइज तो हमने हर चीज़ पुट कर दिया, बस क्लोज करना चालू कर दिया, क्वेश्चन के हिसाब से हमने हर चीज़ देख ली। देख लो देखते हैं किसने कितना अच्छा होमवर्क किया। एबीसी का भी मैं चेक करूंगा अभी, ये वाला होमवर्क किसने किया चेक करके, सीक्वेंस मैंने निकालने बोला था, किस सीक्वेंस में आप अकाउंट को क्लोज करोगे, कोई नहीं किया है, बताओ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली किस सीक्वेंस में क्लोज किया जाएगा, सबसे पहले कौन सा क्लोज करोगे, सबसे पहले क्रेडिटर करेंगे, क्रेडिटर, उससे मटेरियल परचेस आएगा, तब मटेरियल क्लोज कर पाओगे, उससे अमाउंट डब्ल्यूआईपी में आएगा, डब्ल्यूआईपी क्लोज होगा, ठीक है, फिर आप आओगे फिनिश गुड्स में, ठीक है, उसका तो फिर देखो डब्ल्यूआईपी तो यहाँ पे खत्म ही हो जाएगा, उसमें कुछ बचा नहीं है, फिनिश गुड्स करोगे और लास्ट में फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्रेडिटर करोगे, तो क्या करूँ बताओ, हैं मेरा भी आ रहा है 92,000, ये इसका है ना बैलेंसिंग फिगर, इस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, मतलब वो क्या कियोगे, परचेस कियोगे, तो बाय परचेस नहीं लिखना, मटेरियल लिखना, जो अकाउंट हम बनाए हैं, हम मटेरियल अकाउंट बनाए तो वो उसमें पुट होगा, ठीक। तो मटेरियल के डेबिट में भी लिख दूंगा जाके टू क्रेडिटर, है ना, मतलब ये परचेस ऑफ मटेरियल है, एंट्री होती है मटेरियल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो मटेरियल के डेबिट में क्रेडिटर के क्रेडिट में आ चुका है, मटेरियल के डेबिट में लिख देते हैं टू क्रेडिटर, कौन है, सीएलसी 92,000, ठीक है। अब मटेरियल के क्रेडिट में क्या क्या आता है मेरे को बताओ, लेकिन वो तो मुझे नहीं पता है, फिर मैं कैसे क्लोज करूँ उसको, मतलब ऐसा करूँगा कि इन दोनों को प्लस करके डब्ल्यूआईपी में डाल देता हूँ, तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं बचेगा, अगर मैं बोलूँगा बचेगा तो हाँ डब्ल्यूआईपी में जाकर आपको निकालना पड़ेगा, ये आपके ऊपर है, मतलब क्या कहना चाहिए, ये कोई फिक्स नहीं है, मैंने बोला ना इस क्वेश्चन के हिसाब से सीक्वेंस क्या, हर क्वेश्चन में सीक्वेंस चेंज हो सकता है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो अगर आप डब्ल्यूआईपी को नोटिस करोगे, डब्ल्यूआईपी अकाउंट क्लोज हो गया, बस वो मटेरियल मिसिंग है, तो वो आपका आ जाएगा ना, क्योंकि देखो अगर आप गलती भी करते ना पलाश, आपका वो पता चल जाता है आपको गलती कैसे हुई, क्या हुई है, क्योंकि देखो पलाश ने क्या बोला, इन दोनों को प्लस कर दें, 32 प्लस 92 कितना हो जाएगा, 124, 1,24,000 हो जाएगा, ठीक है, पलाश जो किया, ठीक है, तो 1,24,000, तो उसको डब्ल्यूआईपी के डेबिट में दिखाओगे पलाश, टू मटेरियल, ये देखो यहाँ पर 1,24,000, तो वो टैली नहीं होगा, मतलब दोनों साइड इक्वल नहीं आएगा, तो गलती पकड़ में आ जाएगी, है ना, तो मटेरियल का हम निकालेंगे डब्ल्यूआईपी अकाउंट से, तो मतलब क्लोजिंग बैलेंस बचेगा उसका है हाँ।
वो यहाँ से निकला 53,000, तो मैं यहाँ पे भी पुट कर दूंगा 53,000। तो अब इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल, बैलेंस कैरिड डाउन 124 था वो, -53 किए 71,000 आ गया। ठीक है, मटेरियल हो गया, WIP हो गया, क्रेडिटर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को करते हैं। अभी अभी आपकी मर्जी, अब इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो इसमें कोई लिंक नहीं होता ना, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फिनिश गुड्स में कोई लिंक नहीं है आपस में, तो आप जिसको पहले क्लोज करना चाहो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को कर देते हैं। तो इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ गया 1600। क्या करूँ मैं, क्या लिखूंगा, बाय, डिपेंड करता है, मतलब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है जो मैंने वॉइस नोट भेजा था। अगर ओपनिंग बैलेंस होगा तो क्लोजिंग बैलेंस, अगर बैलेंस BD होता तो मैं लिख देता यहाँ पे बाय बैलेंस CD, लिख देता बैलेंस CD, तो तभी लिखता था बैलेंस BD होता तब, लेकिन ओपनिंग नहीं है तो क्लोजिंग भी नहीं होगा, तो मैं कहाँ डालूंगा इसको, कॉस्टिंग P&L में डालूंगा। एंड दिस इज अंडर एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल अंडर एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि पे इतना किए हो, ध्यान से देखना, पे किए हो 29,600 और वो एब्जॉर्ब वाला था ना जो नीचे से निकाले थे 7,000 × 4 तो आया था 28,000, वो एब्जॉर्ब वाला अमाउंट है। पे ज्यादा किए हो, एब्जॉर्ब कम किए हो, दिस इज अंडर, लिखोगे कॉस्टिंग P&L ही, इस साइड आएगा तो भी कॉस्टिंग P&L लिखोगे, लेकिन मेंशन करना पड़ेगा ना कौन सा एब्जॉर्प्शन है। लिखोगे कॉस्टिंग P&L और ब्रैकेट में अंडर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एक टाइप का लॉस है, कॉस्टिंग P&L के डेबिट में जाएगा टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एक टाइप का लॉस है ये, कि सोचे थे 28,000, एब्जॉर्ब किए थे 28,000, लेकिन पे करना पड़ गया 29,600, तो लॉस हुआ ये आपका। ठीक, और फिर फिनिश गुड्स का भी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस है, अच्छा दिया हुआ है, अच्छा तो फिर एक सेकेंड, क्लोजिंग दिया हुआ है तो इससे क्या आएगा पता है, बताओ आप लोग बताओ, बाय क्या लिखूँ, बैलेंसिंग फिगर तो यहीं पे आएगा, बिल्कुल आगे जाके वो कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर होता है। देखो ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया था, है ना, WIP से इतना आया 151, और फिर जाएगा कहाँ, फिनिश गुड्स के आगे वो COS में जाता है, वो आएगा बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग हमने को दिया था, हाँ ये हो जाएगा 1,45,000 COS में जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन, मिनिमम 7 मार्क्स तो देगा, बिल्कुल। हो गया सबका, चलो आगे आओ। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन तो इसका इतना ही था, आगे अगला टॉपिक है। अब मैं एक बार देखूं, नया टॉपिक ही पढ़ाऊं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ बनाना चाहिए इसका, नया तो और इंटरेस्टिंग है। देखो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, बनाना आप लोग को है, मैं स्किप बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, जो अभी बना है वैसे ही है। द फॉलोइंग इनकम्प्लीट अकाउंट्स आपको दिया हुआ है, किस किस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है 7 ठोक, और ये सब आपको निकालना है इसी टाइप का, मतलब आप यहाँ पे लिखो, पैटर्न सेम है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा ज़्यादा एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, बाकी मैं बिल्कुल यहाँ पे लिखूंगा सेम एज इलस्ट्रेशन। कौन सा अभी जो बना है 5 बनाए ना अभी, हाँ मतलब पैटर्न वही है ना, आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है सबका, ये देखो स्टोर का, WIP का, फिनिश गुड्स का, फैक्ट्री ओवरहेड का, और क्रेडिटर, ये देखो क्रेडिटर का है, इन सबका ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, बीच के फिर जो जो ट्रांजेक्शन है वो किए गए हैं, और फिर आपको उसको सबको क्लोज करना है सारे अकाउंट बना के, है ना। सेकेंड में ओ नॉन इंटीग्रेट, देखो सेकेंड वाला देखो क्या बोलता है, अ कंपनी ऑफ, अभी मैं क्वेश्चन आपको बता दूं बस कौन कौन सा है, क्या क्या बचा है अपना क्वेश्चन जो हम पढ़ चुके हैं। अ कंपनी ऑपरेट्स ऑन हिस्टोरिक जॉब कॉस्टिंग अकाउंटिंग विच इज नॉट इंटीग्रेटेड विथ फाइनेंशियल अकाउंट, बता दिया आपको सामने से, विच इज नॉट इंटीग्रेटेड विथ फाइनेंशियल, मतलब नॉन इंटीग्रेटेड है, CLC वाली चीज़ें यहाँ पर आएंगी, ठीक है। और अभी भी बता दिया, एट द बिगिनिंग ऑफ अ मंथ द ओपनिंग बैलेंसेस इन कॉस्ट लेजर, ये सब ओपनिंग बैलेंस दिया है, इतना ही है बस,
ये 5 स्टॉक आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है। फिर ड्यूरिंग द मंथ में ये सब ट्रांजेक्शन हुआ, आपको अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर रेलेवेंट कंट्रोल अकाउंट्स, आपको अकाउंट बनाना है। थर्ड वाला तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, अच्छे मज़ा आएगा इसको बनाने में, क्योंकि पहले तो ये इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रल सिस्टम लिख दिया है और ये भी लिख दिया है, और सिर्फ जर्नल करना है, सिर्फ जर्नल करना है इंटीग्रेटेड का। इतना क्वेश्चन है, ये भी इलस्ट्रेशन में था, देख लो एक बार, नोटिस करो, इस टाइप का इलस्ट्रेशन में था, पेजेस पेड दिया हुआ था, 30% इनडायरेक्ट कुछ तो लिखा था, क्लोजिंग स्टॉक दिया था, उसमें भी कोई क्लोजिंग स्टॉक नील था, और लास्ट में दोनों में यही था, रिसीव फ्रॉम डेटा क्लोजिंग, और वो सब दिया हुआ है ना। और ये जो क्वेश्चन है ये नया टॉपिक से चालू है, तो कहने का मतलब हाँ ये रिकंसाइलिंग वाला है ना, रिकंसिलिएशन। तो अपन चालू करें नया प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 है, होमवर्क नहीं बोलूँगा क्योंकि एबीसी अभी आप बनाओ, मैं चेक करूँगा, उसके बाद देखते हैं 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्या करना है, 1, 2 और 3 को क्या करना है मैं बताऊँगा। अभी हम नया चालू करें, ठीक है, थोड़ा स्पीड में करना है हमको, आगे आगे बढ़ना भी है थोड़ा। रिकंसिलिएशन में मजा आएगा, ध्यान से देखना, भी आगे सब लोग पढ़े हो कहीं ना कहीं, तो मैं 0 से पढ़ाऊंगा फिर भी तो और अच्छे समझ आएगा। चलो पहले तो बताओ मेरे को रिकंसिलिएशन करना कब पड़ेगा, जब इंटीग्रेटेड होगा तब रिकंसाइल करना पड़ेगा, या नॉन इंटीग्रेटेड में करना होगा? नॉन इंटीग्रेटेड, क्योंकि इंटीग्रेटेड में क्या होता है, एक साथ बना रहे हो ना, मिला के तुम एक साथ बना रहे हो, फाइनेंशियल कॉस्ट का एक ही प्रॉफिट निकलता है, तो किसको किससे रिकंसाइल करूंगा, मैच किससे करूंगा, है ना। मैच तो तब करना पड़ेगा जब मिसमैच होगा, और मिसमैच कब होगा, जब नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो होगा, फाइनेंशियल का अलग प्रॉफिट दिखेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का अलग प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है, तब रिकंसिलिएशन किया जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, एक बात मेरे को बताओ, सबका ध्यान सामने, बातचीत में लगे हुए हैं। एक ही कंपनी का एक ही साल का 2 अलग अलग प्रॉफिट आया है, कॉस्ट का अलग, फाइनेंशियल का अलग, कंपनी एक ही थी, फाइनेंशियल ईयर भी एक ही था, फिर 2 प्रॉफिट आया जस्ट बिकॉज मैंने 2 अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया है। तो ऐसा क्यों, ठीक है, 2 बुक्स अकाउंट्स मेंटेन किया है, तो उसमें अलग आने का कारण क्या क्या हो सकता है, आप लोग बताओ। एक में इंटरनल चीजें भी देखते हैं और एक में इंटरनल एक्सटर्नल के कुछ पार्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो एग्जैक्ट कुछ एग्जांपल बताते जाओ कि हाँ सबसे बड़ा कारण एब्जॉर्प्शन, सबसे बड़ा, क्योंकि कॉस्ट जब हम बनाते हैं तो ओवरहेड को एब्जॉर्ब करके दिखाते हैं। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं तो ओवरहेड को क्या किया जाता है, जैसे मैं डिफरेंसेस बता रहा हूँ, रिकंसिलिएशन करने में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, ओवरहेड को, कॉस्ट में ओवरहेड को एब्जॉर्ब करके दिखाया जाता है। एब्जॉर्ब करना मतलब एस्टिमेट करना, ठीक है भाई। अभी जो अब तुम क्वेश्चन बनाए थे वहाँ पे दिया हुआ था लास्ट में ओवरहेड रिकवरी रेट 4 रुपये दिया हुआ था, 4 रुपये पर लेबर आवर, तो मतलब तुम मान के चल रहे हो कि जितना घंटा लेबर काम करेगा 4 रुपये का लग जाएगा, तो एस्टिमेशन है ना। जरूरी थोड़ी है कि एक्चुअल में उतना भी लगे, एक्चुअल में ज़्यादा लग गया था जो 2 बैंक वाला था। तो बात ये है, हम जो कॉस्ट में करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल में ओवरहेड दिखाया जाए, ओवरहेड नाम यूज़ नहीं करते हैं, मैं वहाँ पे रेंट अलग बोलूँगा, ठीक है, जो भी एक खर्चे, डेप्रिसिएशन तो चलो नॉन कैश है उसको हटाओ, इंश्योरेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इसको अलग अलग दिखाया जाता है ना पीएनएल में। यहाँ पर ओवरहेड बोल देते हैं सिंगल वर्ड, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट लॉस में सबको अलग अलग दिखाया जाता है, तो ठीक है, लेकिन किस बेसिस पे दिखाया जाता है, जो आपने एक्चुअल में पे किया है। हाँ, अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो भी देखा जाता है, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड माइनस होता है, हाँ वो सब करने के बाद हाँ तो ठीक है, एक्चुअल बेसिस लिख देते हैं, इनकर्ड लिख देते हैं, जितना आपने इनकर किया, ठीक है। पेड और पेबल, जो पे हो चुका है वो भी दिखाते हैं, जो पे होना बचा है आउटस्टैंडिंग वो भी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एब्जॉर्ब, ठीक। और बताओ डिफरेंस, एक पहला हो गया ओवरहेड, ठीक। मटेरियल और वेजेस में जनरली डिफरेंस नहीं होता है, अगर क्वेश्चन बोल देगा तो करना पड़ेगा, जनरली नहीं होगा। अगर आप सोचोगे मटेरियल तो उतना ही है ना, मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हो क्या, नहीं, मटेरियल तो क्या वेरिएबल खर्चा है, लेबर वेरिएबल खर्चा है, तो जनरली वो दोनों में सेम रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल देगा कि अलग अलग है तो हमको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ बताओ और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्या क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस आएगा दोनों का? 100% आएगा, हमेशा आएगा। आप लोग बताओ AS2 के हिसाब से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालते हो? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये वाला करते हो फाइनेंशियल में, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे दिखाते हो?
सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पे दिखाते हो। आप लोग कॉस्ट शीट बनाए हो, कॉस्ट शीट जब बनाते हैं तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स का आपको यूनिट्स दे देता है, कई बार वैल्यू नहीं देता है। याद करो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कॉस्ट शीट में। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स दे देगा 500 यूनिट्स, वैल्यू वो आप जानो। तो किससे निकालते थे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से निकालते थे। तो अगर उसके प्रोपोर्शन में निकालते थे तो कॉस्ट से निकालोगे तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी? कॉस्ट में ही आएगी, उसमें एनआरवी का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से दोनों में अंतर आएगा। अब क्लोजिंग का है तो मतलब ओपनिंग का भी होगा ऑब्वियसली। क्लोजिंग क्या चीज? क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस आएगा दोनों में, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, है ना? क्योंकि फाइनेंशियल में हम निकालते हैं वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। कभी कॉस्ट कम तो उसी में दिखाएंगे, कभी एनआरवी कम तो उसमें दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर फिक्स है कॉस्ट में ही दिखाएंगे। कॉस्ट में दिखाएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग है ना? और क्लोजिंग में अंतर होगा तो अगले साल का वही ओपनिंग बन जाएगा ना, ओपनिंग में भी अंतर आ जाएगा। ठीक है, और बताओ कुछ, बस एक और बताओ, उसके बाद हम सीधा मेन टॉपिक में आएंगे। तो मैं ऊपर हाँ वो तो बता दिया ना। और बताओ, अभी बहुत अच्छी चीज बची है, 2 चीज बची है। हाँ ठीक है ना, कोई भी स्टॉक WIP, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, कोई भी स्टॉक हो, ओपनिंग क्लोजिंग हो, ठीक है। याद करो 11th में और क्या क्या दिखाते थे प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, जो कॉस्ट शीट में नहीं आता है। वापस से बोलता हूँ, डेप्रिसिएशन तो यहाँ भी आता है। सिर्फ टैक्स मत बोलो, प्रोविजन फॉर टैक्स बोलो, एनी टाइप ऑफ प्रोविजन बोलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर क्या क्या तो नहीं होता, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और अपना क्या, और कौन बोला कुछ तो, टैक्स, डाउटफुल डेट, जो भी टाइप का प्रोविजन है या रिजर्व है वो सब हम फाइनेंशियल में दिखाते हैं, कॉस्ट में बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा रिजर्व भी आप बनाते हो, जनरल रिजर्व बनाते हो तो भी कहाँ से बनता है? प्रॉफिट से ही बनता है ना। तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो जाएगा लेकिन कॉस्ट कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व ऐसा कुछ करते ही नहीं है। ठीक, कुछ बनाते ही नहीं है प्रॉफिट में से, जो प्रॉफिट आए बस वो बात खत्म वहीं पे। कोई उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं, डिविडेंड नहीं देते, हमने समझो पूरा A to Z आपको सब चीज़ सोचनी पड़ेगी। लास्ट में बता देता हूँ, इनकम, एनी टाइप ऑफ इनकम, चाहे वो रेंट रिसीव हो, कमीशन रिसीव हो, इंटरेस्ट रिसीव हो, इन्वेस्टमेंट किए थे, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो एनी टाइप ऑफ इनकम को आप यहाँ पे दिखाते हो, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में दिखाया जाता है, तो उससे उसका नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन कॉस्ट का उतने का उतना रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे दिखाते नहीं, कोई भी इनकम नहीं दिखाते हैं। कॉस्ट शीट बनाते हो, सारे खर्चे होते हैं, लास्ट में सेल होता है, तो सेल तो होगा ना ऑब्वियसली। अदर इनकम जो इनडायरेक्ट इनकम है, यहाँ पे इनडायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, इनडायरेक्ट इनकम को आप वहाँ पे दिखाते थे बकायदा, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव दिखाया जाता था। बैड डेट से रिकवर, वो भी आपकी इनकम है, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आता है। लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखाते हैं। समझ आ गया? तो ये सब कारण है कि दोनों का प्रॉफिट अलग आता है, बस उसको रिकंसाइल करना है। ठीक है, तो बुक में भी बहुत अच्छा सा लिस्ट बना के दिया है, ये तो मैंने बताया, देखो बुक में भी सब अच्छा दिया हुआ है। कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस, भाई ये तो हमने समझ गया कि फाइनेंशियल का और कॉस्ट का अलग अलग बनता है, नॉन इंटीग्रेटेड होता है, तो दोनों का प्रॉफिट अलग है। लेकिन एग्जैक्ट कारण क्या है? ये है जो कि हमने डिस्कस किया, भाई उसको और देखो, यहाँ पे लिखा है ठीक, देखो पॉइंट्स में भी यही लिखा हुआ है, वही सारी चीजें दिखेंगी। मैंने मेजर कुछ बता दिया। अब वैसे तो बहुत सारे हैं भाई, गुडविल रिटर्न ऑफ, देखो फाइनेंशियल में जो आता है ये आप सामने देख लो, समझ आ जाएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब हम फाइनेंशियल में दिखाते हैं, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट में नहीं दिखाते हैं तो उसका ज़्यादा दिखेगा दोनों के कंपैरिजन में। तो देखो पहला बता गए, आइटम्स इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली, फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली मतलब नॉट इन कॉस्ट अकाउंट्स। ऐसा अगर कंटिन्यू करूँ तो ये लिखो ना, नॉट इन कॉस्ट अकाउंट्स, मतलब फाइनेंशियल में ही दिखाया जाता है, कॉस्ट में नहीं दिखाया जाता है। तो इस वजह से दोनों के डिफरेंस आते हैं। लिखा हुआ है प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, मतलब ये ऐसे खर्चे हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल में दिखाए जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सपेंस, कैश डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट जो भी है, अच्छा वो पूरा बता रहे हैं। डिस्काउंट ऑन, हाँ कैश रेट डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, वो आप दिखाते हो, अपने प्रॉफिट से राइट ऑफ करते हो, फाइनेंशियल में राइट ऑफ करते हो आप, लेकिन कॉस्ट में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। ठीक है, अदर कैपिटल लॉसेस लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कैपिटल लॉस कहलाएगा ना वो, जैसे कैपिटल गेन का उल्टा कैपिटल लॉस होता है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो आपका कैपिटल लॉस है, उसको फाइनेंशियल में दिखाते हो, कॉस्ट में नहीं दिखाते हो। अच्छा आगे भी बोल दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट वगैरह है,
इनकम टैक्स, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, बहुत सारे खर्चे हैं। गुड, मैंने 2-3 मैंने और बता दिया, गुडविल रिटर्न ऑफ बताया, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बताया। तो ये सब खर्चे हैं जो फाइनेंशियल में दिखाते हैं। फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो जाता है लेकिन कॉस्ट का नहीं होता। हम लोग किसके हिसाब से बनाएंगे सर? जो वो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। आप कॉस्ट से चालू करो फाइनेंशियल में पहुंच जाओगे, फाइनेंशियल चालू करो कॉस्ट में पहुंच जाओगे। या तो एक ही हिसाब से करेंगे तो ऐड होगा, एक ही हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है तो आपकी मर्जी है, उसमें भी मैं बताऊंगा बेटर कौन सा है। लेकिन अगर सुनो, अगर क्वेश्चन में खाली कॉस्ट का प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको उसी से चालू करना पड़ेगा, फिर फाइनेंशियल अपना निकाल, वो मजबूरी है ना। क्वेश्चन में ऐसा होता है जहाँ पर दोनों प्रॉफिट दे देगा, क्वेश्चन में आएंगे ना, चलो तब देखेंगे, अभी सिर्फ ये सब देखो। ये ऐसे खर्चे थे जो सिर्फ फाइनेंशियल में आते हैं, कॉस्ट में नहीं आते, तो कॉजेस ऑफ डिफरेंस है। फिर आता है प्योरली फाइनेंशियल, ये भी मैंने बताया, इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, जो कि हम फाइनेंशियल में दिखाते हैं, कॉस्ट में नहीं। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, मतलब बेसिकली ये कैपिटल गेन कह रहा है, कैपिटल गेन हम दिखाते हैं। ट्रांसफर फीस रिसीव, रेंट रिसीवेबल, जो भी रेंट रिसीव हुआ है तो वो हम दिखाते हैं, ठीक है। अब आगे है आइटम्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स ओनली, नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, और बता भी गए नोशनल खर्चे, ठीक है। नोशनल, सब जगह नोशनल लिखा है तो इसको आप, और यहाँ पे का यहाँ पे नोशनल, ठीक है। तो ये एकदम फालतू है प्रैक्टिकल, या देख लो आप, कॉस्ट हम इसको भी नहीं दिखाते हैं। हम कॉस्ट के 70-80% के सिलेबस में पहुंच चुके हैं, ये सारी चीज़ें हमने कभी नहीं दिखाई है कॉस्ट में, तो दिया हुआ है आप देख लो। चार्जेस इन लीव ऑफ रेंट वेयर प्रीमाइसेस आर ओन्ड, मतलब ये अमित सर का खुद का अपना बिल्डिंग है, ठीक है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं ये बिल्डिंग रेंट पे लेता, अगर ये बिल्डिंग रेंट पे लेता, महीने का 1 लाख रुपए रेंट में जाता, तो उन्होंने वो भी दिखा दिया। ऐसा हम किए क्या कभी? कभी नहीं किए। नोशनल खर्चा मतलब वही होता है, बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टाइप का भी होता है कि अगर मैं नहीं कर रहा होता तो क्या करें, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो ऐसा हमने कॉस्ट में भी कभी नहीं किया, तो फालतू में लिखा है मॉड्यूल में, देख लो बस। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कब दिखाएं? पार्टनरशिप में दिखाते थे, वो तो फाइनेंशियल अकाउंट्स है। कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी ना आया है ना कभी आएगा। सैलरी फॉर प्रोपराइटर, कितना फालतू चीज़ है, ओनर कैसे सैलरी काट रहा है, ये भी पार्टनरशिप में होता था, याद करो, सैलरी टू पार्टनर, ये फाइनेंशियल का है, फालतू यहाँ डाल के दे रहे, फालतू इल्जाम लगा रहे। और देखो ये तो और फालतू, ये तो इनकम टैक्स भी अलाउ नहीं करता है। नोशनल डेप्रिसिएशन, आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो ऑन द एसेट्स फुल्ली डेप्रिशिएटेड ऑफ विच बुक वैल्यूज नील, आप उसको पहले ही फुल्ली डेप्रिशिएट कर चुके हो, बुक वैल्यूज का नील हो चुका है, उसके बाद भी उसमें डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो। ऐसा हमने कब किया? कभी नहीं किया, तो यहाँ पे लिख देना फालतू, ठीक। फिर यहाँ पे क्या बता रहा है, लीफो फीफो की वजह से डिफरेंस आ सकता है भाई, हो सकता है फाइनेंशियल वाले ने फीफो फॉलो किया होगा, हमने वेटेड एवरेज फॉलो किया होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का बनता है भाई, क्लोजिंग स्टॉक तो मैं बता चुका हूँ ना, तो उसके वैल्यूएशन में अंतर आ जाएगा, ठीक। और क्या, हाँ देखो ये बता रहा है फाइनेंशियल में हम क्या करते हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, बट कॉस्ट अकाउंट्स में क्या करते हैं, खाली कॉस्ट पे ही दिखाते हैं, ठीक है। बढ़ा दो तो टेम्परेचर, पलाश सब सो गए हैं, उससे नहीं होता है, उसी के फोन से होगा, और जानबूझ के सो गए। आरती उठ जाओ। तो देखो मतलब थ्योरेटिकल यही था पढ़ने के लायक, अब सीधा आते हैं क्वेश्चन में। बोले सर कॉन्सेप्ट क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, कुछ आप खुद बता दोगे, अभी देखना कैसे। क्वेश्चन आता है इलस्ट्रेशन 6, पूरा मैं बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए लाइट गोल हो जाती है। तो आप लोग खुद बता दोगे क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, किसी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा किसी का कम, वही सब करना है। और अब 5 मिनट में बटन चालू कर देना लाइट का। शांति। पास होने के बाद कहीं फर्म से कॉल आना चाहिए, समझ आते हैं, जिम वाले कॉल कर रहे हैं।
चलो हो गया 5 मिनट। अच्छा है 2 मिनट बोलते थे, अब अच्छा मजा आता। चलो फिर वो चालू। ए बंद करो। चलो बंद शिवा। दो बजे देखो। हाँ सब इधर ध्यान, सामने सब फोन में घुस गए हैं। The following figures are available from the financial records। देखो भाई एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दिया इसने कि फॉलोइंग फिगर्स जो है आर अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। मतलब ये जो अकाउंटिंग हुई है सब फाइनेंशियल के हिसाब से की गई है। फाइनेंशियल अकाउंट्स वाले बंदे ने ये सब चीज़ों को दिखाया है, कॉस्ट वाले ने कुछ और दिखाया होगा, वो नीचे दिया है। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू करते हैं फटाफट। सेल किए 20,000 यूनिट्स 25 लाख में, निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस 125। मटेरियल 10 लाख, वेजेस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, एडमिन ओवरहेड ब्रैकेट बता दिया है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन है 260, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखो आइटम वही है, कुछ नया आइटम देखने को नहीं मिलेगा, यही सब आइटम कॉस्ट शीट में भी आता है। अमाउंट में डिफरेंस होगा ना, तभी तो प्रॉफिट में डिफरेंस होगा। सेल सेम है, वो तो जिंदगी भर सेम है, उसमें 0% चांस है कि वो अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया। फिनिश गुड्स, क्या फिनिश गुड्स, क्या क्या प्रोड्यूस ओपनिंग क्लोजिंग है, ये 1230 यूनिट्स है और ये उसका वैल्यू है। ठीक है, फाइनेंशियल वाले ने दिखाया है तो याद रखना, वो तो हो सकता है कॉस्ट या एनआरवी जो भी होगा उसमें से लोअर वाला उसने दिखाया है। ये कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, कॉस्ट भी हो सकता है, एनआरवी भी हो सकता है, विच एवर इज लोअर हमको नहीं पता। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। शांति। उसके बाद खत्म नहीं हुआ है, WIP भी दिया हुआ है। तो ऐसे कैसे 3 WIP मटेरियल, ये क्या कैसे? हाँ, तो अगर मैं पूछूं क्लोजिंग WIP कितना है तो क्या बोलोगे? सीधा 70,000 बोलोगे, है ना। इसमें कंफ्यूजन पहले सबको होता था, आप ही लोग में से, अभी नहीं है ना। WIP मतलब क्या? देखो काम चालू हो गया था, खत्म नहीं हुआ है, काम चालू हुआ तो उसमें मटेरियल लगा है 30 का, लेबर लगा है 20 का, ओवरहेड तो उसकी वैल्यू 70 हुई ना। अब इंडिविजुअली वो कंफ्यूज करने के लिए देता है हमेशा, हमको तो 70,000 से मतलब है। क्लोजिंग WIP की वैल्यू है 70,000। ठीक है, अच्छा गुडविल रिटर्न ऑफ भी दिया हुआ है, फाइनेंशियल का बंदा है ना, ये दिखाएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ दिखाया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाया है, दिखाएगा, वो फाइनेंशियल वाला बंदा है, हम नहीं दिखाएंगे। अब चालू होता है इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज मतलब एब्जॉर्ब। फिर वही कॉस्टिंग में तो एब्जॉर्ब करते हो ना, तो करो एब्जॉर्ब एट 100% ऑफ वेजेस। वेजेस का 100% दिखा देना, वही आपका फैक्ट्री ओवरहेड रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से। एडमिन ओवरहेड दिखाओगे तो 10% निकालना फैक्ट्री कॉस्ट का, और सेलिंग ओवरहेड चाहिए तो 10 रुपये निकालना पर यूनिट सोल्ड का। क्वेश्चन खत्म है। करना क्या पड़ेगा? हाँ रिकंसिलेशन करना है तो, लेकिन प्रॉफिट तो पता चले, प्रॉफिट कहाँ था, प्रॉफिट ही नहीं पता है, दोनों का निकालना पड़ेगा। से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अलग निकालना पड़ेगा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, ये देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप लोग जानते हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस मत बनाना, खाली प्रॉफिट लॉस, सेल बीसी में दिखाओगे, आपके लिए आसान कर दिया ना मैंने। अब बोलोगे ओपनिंग स्टॉक फिर परचेस और सेल सब ट्रेडिंग में आता था, लेकिन आपके लिए आसान कर दिया गया है, खाली प्रॉफिट, ट्रेडिंग का टी भी मत बनाना, प्रॉफिट लॉस बनाए उसी में सब दिखा दिए, ओपनिंग स्टॉक भी यहीं पे आ जाएगा, सब एक ही में आएगा, ट्रेडिंग वाला बाइफर्केशन नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट लॉस बनेगा। तो इससे आपका फाइनेंशियल का नेट प्रॉफिट निकलेगा, 1,10,000 क्या है नेट प्रॉफिट है फाइनेंशियल के हिसाब से। फिर आपको कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, ये देखो, तो कॉस्ट का प्रॉफिट निकलेगा, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये फाइनेंशियल का कॉस्ट का प्रॉफिट आया 3 लाख, और फिर उसको रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा, 3 स्टेप। मतलब एक मैक्सिमम क्वेश्चन है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा है ये, मतलब फाइनेंशियल का प्रॉफिट तुम निकालो, कॉस्ट का प्रॉफिट तुम निकालो, फिर दोनों को रिकंसाइल भी करो, ऐसा ये 3 मैक्स, इससे ज़्यादा क्या ही बोलेगा, ठीक है। किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है किसी एक का प्रॉफिट दे देगा, फाइनेंशियल का दे देगा, कॉस्ट का निकालो फिर रिकंसिलिएशन, या कॉस्ट का देगा फाइनेंशियल, कुछ भी एक हो सकता है, और किस्मत अच्छी हुई तो दोनों भी दे सकता है वैसे क्वेश्चन बुक में भी है, स्कैनर में भी है, दोनों का प्रॉफिट दे देता है, फाइनेंशियल का भी ये लो प्रॉफिट सजाया हुआ, कॉस्ट का भी ये लो, सिर्फ और सिर्फ रिकंसिलिएशन करना है और कुछ नहीं, तो मिलेगा भी उसमें 5 मार्क्स, ठीक है, सिर्फ रिकंसिलिएशन करना है, प्रॉफिट तो दे दिया था, लेकिन ये होगा 10 मार्क्स का, क्योंकि दोनों का प्रॉफिट आपको निकालना है पहले, फाइनेंशियल का अलग निकलेगा, कॉस्ट का अलग। फाइनेंशियल के लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बचपन से करते हो, कॉस्ट शीट जवानी से करते हो, रिकंसिलिएशन अभी करोगे बुढ़ापे में, अभी करोगे बुढ़ापे में, अभी आ चुका है। चलो बनाओ प्रॉफिट लॉस, आप लोग जानते हो नेट प्रॉफिट आप निकाल सकते हो बिल्कुल, और फाइनेंशियल का है ना, तो खाली ये डब्बे को देखना है, इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है, नीचे जाना ही नहीं है, नीचे तो कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन है, आपको फाइनेंशियल का प्रॉफिट निकालना है, खाली इतना देखेंगे, यही फाइनेंशियल का है, ये देखो ना, उसके नीचे आओगे तो क्या है, इन द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, वो कॉस्टिंग का वहां से चालू हो जाता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये है इलस्ट्रेशन 6। फाइनेंशियल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने है, तो बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बोलेंगे ट्रेडिंग नहीं लगता, जीपी एनपी नहीं करते, खाली एनपी, सिर्फ मतलब सब उसी में दिखा दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाओ, नेट प्रॉफिट बताओ। तो हेडिंग क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000, कुछ नहीं बोला है, 31 मार्च लिख के छोड़ देना। क्लोजिंग है, 1,10 1,10 आ गया नेट प्रॉफिट, फिर कॉस्ट शीट बनाओ तो कॉस्ट का प्रॉफिट आ जाएगा। डिपेंड करता है ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग डेबिट में आता है, क्लोजिंग क्रेडिट में आता है, तो ये कौन सा है, क्लोजिंग कैसे पता, लास्ट ईयर मैं ऊपर दिया हुआ है। हां 31 फिर फिनिश उसको कहाँ दिखाएगा 150 को, क्लोजिंग क्रेडिट साइड, क्लोजिंग है दोनों के दोनों इसलिए क्रेडिट है, ओपनिंग होता तो डेबिट में दिखाते।
ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, लेकिन कुछ नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है मटेरियल का, तो 10 लाख ही लिख दोगे फिर। मटेरियल किधर जाएगा? डेबिट क्रेडिट? डेबिट खर्चा है ना, एक्सपेंसेस लॉस डेबिट, इनकम गेन क्रेडिट। ये अपना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पे डेबिट बिल्कुल सारी तो खर्च है, सेल बस एक इनकम है वो आएगा और जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी वो क्रेडिट में आएगा, बाकी सब डेबिट में आएगा, सब खर्चा है। ठीक है उसके बाद कॉस्ट शीट बनाओ, ये 3 लाइन को पढ़ के। फर्स्टिंग में अभी ये होगा, कॉस्ट शीट मतलब पूरा डिटेल कॉस्ट शीट चाहिए। फैक्ट्री कॉस्ट में डब्ल्यूआईपी तो क्लोजिंग में बिल्कुल होगा। अच्छा कॉस्ट शीट फिर पता है आपको सीक्वेंस? सीक्वेंस पता है, बस वो पॉइंट अलग है। हाँ माइनस है बिल्कुल। मतलब प्राइम कॉस्ट आ गया, प्राइम कॉस्ट के बाद हम क्या फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं और उसके जस्ट बाद मतलब सेकंड में भी नहीं आएगा फैक्ट्री ओवरहेड जोड़े, उसके तुरंत बाद ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को ऐड करते हैं और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को माइनस करते हैं, है ना। तो ओपनिंग तो है नहीं, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है 70, उसको माइनस करोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, सेकंड स्टेज फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं तो हम तो जनरल मानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोला है यहाँ पे 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड 10% है। तो एडमिन ओवरहेड कौन सा, प्रोडक्शन वाला कि जनरल वाला? कुछ नहीं बोलता है तो जनरल होता है, फैक्ट्री कॉस्ट का है तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन ही वो इनडायरेक्ट हिंट है उसका। फैक्ट्री कॉस्ट का 10% निकालेगा ना, मतलब प्रोडक्शन का ही हुआ वो, बिल्कुल। सब फिनिश गुड्स का क्लोजिंग भी है। हाँ वो आपका माइनस होता है सीओपी के बाद, जैसे ये देखो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। ऊपर जितना प्रोड्यूस है उसका भी यूनिट्स पता नहीं है, हाँ लेकिन फिनिश गुड्स क्लोजिंग का यूनिट्स पता है। हाँ ठीक है, हाँ तो अपन प्रोपोर्शनेट किस बेस पे करेंगे? प्रोडक्शन आप ठीक है डायरेक्टली नहीं दिया है प्रोडक्शन, लेकिन आप निकाल सकते हैं। सेल और वो ऐसा टाइप में करेंगे। हाँ हाँ क्या दोनों को करोगे, मिला के तो जितना प्रोड्यूस हुआ है, बिल्कुल 21,230 प्रोड्यूस हुआ है, हाँ, तो फिर डिवाइड करो। बिल्कुल 100%। तो देखो फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, सेकेंड स्टेज होता है फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया सबका
19,30,000। हाँ, अब देखो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद टोटल 5 चीजें होती हैं कॉस्ट शीट के हिसाब से। 5 चीजें क्या क्या, पहले मैं लिख देता हूँ जो कि इस क्वेश्चन में दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो आता है, ठीक है। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइमरी पैकिंग, ये आता है। और एक चीज लेस होती है स्क्रैप सेल ऑफ आइदर WIP और फिनिश गुड, जिसका भी स्क्रैप है वो माइनस होता है। तो वो सब हमको नहीं दिया, हमको खाली एडमिन दिया है ओवरहेड वाला। तो वो बोलता है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ तो निकालो ना इसका 10%, 1,93,000 हुआ। इसको ऐड किए तो आपका थर्ड हेड आ जाएगा, वो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसका नाम है, जैसे फैक्ट्री कॉस्ट एक स्टेज है, जैसे आप उसमें एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला जोड़ोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, ठीक। तो 1930 10%, 21,23,000, ठीक है। हाँ, 3 लाख एग्जैक्ट सही है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। इसके आगे हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि नहीं दिया है, और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो वो हमको मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो 1.5 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस कर देता हूँ मैं उसको। हाँ तो वैल्यू ही तो माइनस करूंगा ना, यूनिट्स थोड़ी माइनस करूंगा। कॉस्ट के अकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल ये बोलना चाहिए, कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमको निकालना है। हो सकता है 1.5 लाख एनआरवी हो, क्योंकि वो तो फाइनेंशियल का है ना, ठीक है कुणाल। 1.5 लाख जो दिख रहा है वो तो फाइनेंशियल वाले बंदे ने दिखाया है, हो सकता है वो कॉस्ट एनआरवी वैसा कुछ किया होगा। हमको उस पर 1.5 लाख पे नहीं जाना है, 1.5 लाख माइनस नहीं करोगे, कॉस्ट के हिसाब से अलग से इसकी वैल्यू निकाली जाएगी, ठीक। तो एक बात समझो, हम कैसे निकालते हैं वो भी बता देगा। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका हिंदी में अनुवाद सोचो क्या होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने का खर्चा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन चालू करता हूँ। 21,23,000 जो खर्चा लगा है मेरे को यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में लगा है, ठीक है। तो टोटल मैंने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया वो सोचो आप, टोटल मैंने कितना प्रोड्यूस किया, जवाब स्क्रीन के सामने है। बिल्कुल 21,230 कैसे आया, इन दोनों को जोड़ दिए। अब जोड़ने का लॉजिक देखो समझो, 20,000 तो हमने बेचा है, 20,000 यूनिट्स को हमने कस्टमर बेच दिया मार्केट में, और बेचने के बाद भी क्लोजिंग में मेरे पास 1,230 यूनिट्स बचा हुआ है। इसका मतलब मैंने बनाया कितना होगा, इसलिए मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। लॉजिक इसका ये है, मतलब सेल कर चुके वो तो आपके पास से जा चुका है, 20,000 आपके पास जा चुका है, उसके बाद भी उसके बावजूद 1,230 आपके पास क्लोजिंग में पड़ा हुआ है। मतलब मैंने प्रोड्यूस किया हुआ 21,230, इन दोनों को जोड़ के सेल आपने किया 20,000, ठीक है, और उसके बाद भी ये क्लोजिंग बचा हुआ है, तो मतलब प्रोड्यूस आपने 21,230 किया होगा। तो ये जो प्रोड्यूस करने का खर्चा है कितने यूनिट्स का है, बोले 21,230 यूनिट्स का है, ठीक है। तो 1 यूनिट का आ जाएगा 100 रुपये आएगा 1 यूनिट का, है ना। तो मल्टीप्लाइड बाय आपको कितने यूनिट्स का निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,230 है, आपको उतने का निकालना है। ये तो मतलब प्रोपोर्शनलिटी करके ना हम लोग, ये तो कोई भी कर सकता है, कोई वो मैथमेटिक्स या साइंस थोड़ी है ना। मतलब 21,23,000 का खर्चा लगा था 21,230 यूनिट्स में, ये भी ये सोचना चाहिए था, कोई लोग 20,000 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 यूनिट का आ जाएगा इंटू, हमको तो 1,230 का चाहिए ना, जितना क्लोजिंग स्टॉक है, तो 1,23,000 आ जाएगा। 21,230 है इंटू 1,230, हाँ 1,23,000 आया। तो उस 1,23,000 को माइनस करूंगा तो 20 लाख आ जाएगा। आपका फोर्थ हेड आ जाएगा, जिसको आप बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आ जाएगा आपका 20 लाख, ठीक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे हम क्या करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन में मेरे को दिया था 1,80,000, जोड़ देते हैं। हम कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे तो कॉस्ट क्या बोलता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो आप जोड़ोगे ना 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से जोड़ोगे, तो इंटू कर देते हैं 21,230, 20,000 से, ठीक है। पर यूनिट सोल्ड है, नहीं बोलता तो सोल्ड वर्ड नहीं देता तो भी 20,000 से करते। कॉमन सेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नाम से आपको पता होना चाहिए। देखो ये चीज हम सोचते, अगर सोल्ड नहीं देता तो क्या, तो 21,230 से करते क्या, नहीं, तो भी 20,000 से ही करते।
सेलिंग खर्चा है। हाँ, तो 20,000 को करोगे तो 2 लाख आएगा, 2 लाख का आप यहाँ जोड़ोगे, लास्ट आपका हेड आ जाएगा 5वां कॉस्ट ऑफ सेल, यही आपका टोटल कॉस्ट है 22 लाख। ठीक है, लेकिन सेल तो दिया नहीं है, सेल कितने में की है? वो तो क्यों, उसको आप फाइनेंशियल से लोगे? वो तो क्योंकि वैसे वही है। वो कभी नहीं होगा, खर्चों में चेंज होगा, सेल में कैसे चेंज होगा? सेल आपका 25 लाख ही रहेगा हमेशा, मतलब जो फाइनेंशियल का है वही कॉस्ट का रहेगा, तो बीच का जो आएगा प्रॉफिट वो आ गया 3 लाख। तो शो तो ऐसे ही करना है, बैलेंसिंग फिगर ये खत्म। ठीक है, तो आपको 5 मार्क्स तो इसी का मिल गया। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, फाइनेंशियल का प्रॉफिट निकाल, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 11th वाला और कॉस्ट शीट अभी जवानी वाला, तो 5 मार्क्स तो इसी से मिल गया। अब रिकंसिलेशन करना, अब नया टॉपिक चालू होते हैं, कुछ नया थोड़ी था, अब हम रिकंसिलेशन चालू करेंगे। ठीक, तो स्टेटमेंट वैसे ही बनता है जैसे BRS में बनता है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट एडलेस वाला ही फॉर्मेट चलेगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे, सिर्फ सामने आप देखो, तो नया है ना सबके लिए, तो सिर्फ सामने देखो, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बस यही लिखना होता है। पर्टिकुलर्स मतलब इसमें एज ऑन फॉर द ईयर कुछ नहीं लिखना होता, बस रिकंसिलिएशन लिखे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ऐड और लेस करूँगा। ठीक है, अब याद करो BRS में कैसा होता था, अगर आप चालू करते हो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से चालू करते हो तो आंसर आता था क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कहने का मतलब कैश बुक से चालू करोगे तो पासबुक का आएगा, पासबुक से चालू करोगे तो कैश बुक का आएगा, बस यहाँ पे वही है। तो हम किससे चालू करेंगे, हमको दोनों पता है, आपके पास चॉइस है, कॉस्ट से चालू करोगे तो आंसर फाइनेंशियल का आना चाहिए, मतलब समझो कॉस्ट का कितना है 3 लाख है, अगर मैं 3 लाख से चालू करूंगा एडजस्ट करना तो वो 1,10,000 आना चाहिए, फाइनेंशियल का फाइनल आंसर आना चाहिए 1,10,000। 1,10,000 से चालू करूंगा तो 3 लाख आना चाहिए कॉस्ट का। मेरे हिसाब से कॉस्ट से चालू करना चाहिए क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो इसीलिए फाइनेंशियल से चालू करोगे तभी तो कॉस्ट की तरफ बढ़ोगे, लॉजिक सही था। हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं इसीलिए फाइनेंशियल से चालू करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल से आप चालू करोगे तब आपका गोल क्या रहेगा कि मेरे को कॉस्ट की तरफ जाना है, मुझे कॉस्ट बनना है। आप फाइनेंशियल, अभी आप फाइनेंशियल हो, यू आर राइट नाउ द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, अभी आप फाइनेंशियल के प्रॉफिट हो, आपको बनना है कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट बनना है, तो वही करना है ना। तो जाओ डेबिट में जाओ, क्रेडिट में क्यों आए? हाँ एड, अच्छा वो प्लस आइटम माइनस आइटम बिल्कुल नहीं करेंगे, फालतू है वो। BRS भी मैं ऐसे ही सिखाता हूँ, ऐड और लेस वाला। अमित सर भी यही बता। हाँ ये बेस्ट है, प्लस आइटम माइनस आइटम फालतू है एकदम। और अगर ये कॉल, ये इसमें आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, BRS में था। जो भी बताओ ठीक है, इसमें एक ही है, इसमें नहीं कर सकते प्लस आइटम माइनस आइटम। BRS बोलो भी आपको थोड़ा ज्यादा बह गई हो भावना। चलो, तो हम देखो, अगर आपको दोनों प्रॉफिट पता है, आपका फ्री प्ले है, जिससे भी चालू करो दूसरा आ जाएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा, फाइनेंशियल से चालू करो। तो लिखो, चलो हाँ मैं लिख रहा हूँ, आप लोग तो बाद में लिखना, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, बिल्कुल। अब अगर मान लो फाइनेंशियल का पता ही नहीं है, तो अगर दोनों पता है तो आपकी चॉइस है ना, ज्यादा बेटर है फाइनेंशियल से चालू करना, ताकि आप कॉस्ट की तरफ जाओ। फाइनेंशियल का मेरे को मालूम है 1,10,000 है, अब मेरे को ऐसा कुछ प्लस माइनस करना है, आदमी चुप, अब मेरे को ऐसा कुछ करना है 1,10,000 में, कुछ तो ऐसा प्लस कुछ माइनस करना है कि जिससे फाइनल आंसर 3 लाख आ जाए। मेरे को फाइनल आंसर मालूम है 3 लाख चाहिए, या तो बंद कर दो या टेम्परेचर इसका सुनते नहीं हो। ये ऐसा क्वेश्चन है, आपको फुल मार्क्स मिलना चाहिए, 10 का अगर 10 मिलना, क्योंकि आंसर तो आपको पता है ना। कॉमर्स के बच्चे जुगाड़ लगाओगे, अगर मान लो प्लस किए, प्लस माइनस किए, 290 आया, 290 आना कितना चाहिए था, 3 लाख। आ कितना गए, 2 लाख। मतलब 5,000 की गलती है। हाँ सही बताएगा वो, 10,000 का गैप आ गया, वो 10,000 का गैप क्यों आ गया, क्योंकि 5,000 वाला अमाउंट ऐसा होगा, ये पता है ना, तो बस मतलब हाँ बिल्कुल वैसे ही करना होता है। तो जुगाड़ लगा के आपको एनी 3 लाख लाना है, हाँ प्रोवाइडेड कि वो 1,10,000 और 3 लाख सही होना चाहिए। अगर 1,10,000 और 3 लाख परफेक्ट, तो ये तो परफेक्ट होना ही चाहिए, इसमें गलती होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक, तो चलो 3 लाख हमको कैसे भी लाना है, लाते हैं।
मैं कैसा करता हूँ, देखो मैं ऐड लिखा, अब बहुत सारे पॉइंट छोड़ के लेस, क्योंकि ऐड अलग अलग छाट के बताना पड़ता है ना। ठीक, चालू करते हैं। कहाँ से क्या करोगे? हाँ चालू तो शुरुआत से ही चालू करोगे ना भाई। देखो मैं कॉस्ट शीट को पकड़ता हूँ पहले। कॉस्ट शीट में आए, लाइन से चलोगे कभी कहाँ गुडविल रिटर्न ऑफ आएगा, लेकिन लाइन से चलते हैं तो कोई चीज़ छूटेगी नहीं। जैसे मैं कॉस्ट शीट में आया, ध्यान से देखेंगे सब लोग, कॉस्ट शीट आप लोग बना चुके हो, बस एक एक पकड़ के देखते जाओ कि यहाँ पे कितना है, फाइनेंशियल में कितना है। तो मटेरियल यहाँ पे कितना दिखाए हो, और फाइनेंशियल में तो इसका रिकंसिलिएशन नहीं होगा। वेजेस क्या सेम है क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेम है क्या, हाँ हाँ, तो इसमें नील है उसमें भी नील है। अब वो दिखा दिया फालतू में, हाँ ठीक है ना, तो दोनों का नील है। हाँ हटाओ इसको। अच्छा एक सेकेंड, प्राइम कॉस्ट, यहाँ पे प्राइम कॉस्ट दिख रहा है 15 लाख, वहाँ पे तो प्राइम कॉस्ट दिख ही नहीं रहा है, जीरो दिख रहा है। बिल्कुल, मतलब कॉस्ट शीट के जो हेड्स है उसको भी आप पहले ही बाहर कर देना। कई लोग करते हैं इसका कर देते हैं रिकंसिलिएशन। तो जो कॉस्ट शीट के हेड्स होते हैं उसको आप पहले ही गायब कर दो, जो उसके अंदर के आइटम्स है उसको देखना है, ठीक है। तो चलो बाकी का अभी मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि साफ साफ दिखे, कचरा दिखेगा है। हेड्स को पहले ही बाहर करना, उसको मत लाना बीच में, सीधा आ जाओ फैक्ट्री ओवरहेड। तो इधर देखो अब मजा आएगा, मेन अब इसमें आएगा रिकंसिलिएशन, कॉस्ट वाला फाइनेंशियल वाला। रफ में ऐसा करना, कॉस्ट वाले ने फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिखाया है 5 लाख, और फाइनेंशियल वाले ने कितना दिखाया है 4.5। हाँ ये दिख गया, ठीक है। तो ठीक है 50,000 आपका आएगा। अब सुनो सोचना कैसे है, शांति। कॉस्ट वाले ने खर्च ऐसा है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या एक खर्चा है ना, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि कॉस्ट वाले ने अपना खर्चा ज्यादा दिखाया है, क्योंकि उसका तो 4.5 था फैक्ट्री ओवरहेड खर्चा, इसने 5 लाख दिखाया। कॉस्ट वाले ने अपना खर्चा ज्यादा दिखा दिया है, जिसकी वजह से, ये इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कॉस्ट का कम हो गया होगा, और कंपैरिजन में फाइनेंशियल का ज्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, जो भी करना है, जो 11 पढ़ा है यहाँ से वो तो तुरंत बता देगा। जो भी करना है फाइनेंशियल में करना है, क्योंकि हम फाइनेंशियल से, लॉजिक है आप फाइनेंशियल से चालू किया हो ना तलाश, आप चालू कहाँ से किया हो, फाइनेंशियल से। तो जो भी एडलेस करना रहेगा आपको फाइनेंशियल में करना रहेगा, ठीक है। प्लस है तो माइनस, लॉजिक बता दो, शॉर्टकट हो गया, लॉजिक बता दो। आपने चालू कहाँ से किया है अभी, फाइनेंशियल से, मतलब यू आर दिस प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, आपका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। आप फाइनेंशियल के हो, आपको बनना क्या है, आपको कॉस्ट का प्रॉफिट बनना है, तो मतलब वो आपका वो है आइडल है, कॉस्ट का प्रॉफिट आपका, तो आपको आइडल के जैसे बनना है, तो उसने जो जो काम किया आपको भी वही काम करना पड़ेगा। कॉस्ट ने अपना खर्चा, मतलब अपना नेट प्रॉफिट उसका कम हो गया है, आपको भी कम करना पड़ेगा, तभी तो आप कॉस्ट बन पाओगे। अभी आप फाइनेंशियल हो, आपका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है ना, तो बोलेंगे नहीं दिखने तो कोई दिक्कत नहीं, अरे दिक्कत है, आपको कॉस्ट का बनना है ना, यू नीड टू बिकम कॉस्ट का प्रॉफिट। तो कॉस्ट का प्रॉफिट जो है वो कम दिख रहा है, आपको भी अपना काम करना पड़ेगा, ये लेस में जाएगा। और सेंटेंस क्या लिखोगे, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, ये सेंटेंस भी आपको होना चाहिए। मैं लिखूंगा यहाँ पे ओवर एब्जॉर्प्शन है ये इन कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट ने ज्यादा दिखाया है ना, ओवर एब्जॉर्प्शन फुल फॉर्म में लिखना, और फैक्ट्री ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट्स 50,000 रुपये से माइनस में रहेगा, ठीक है। ऐसे आपको धीरे धीरे बढ़ना है। फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, आगे आओ। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तो टाइम पास है, वो हेड है फालतू सा। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में आओ। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कॉस्ट में, ये तो कॉस्ट शीट है ना, कॉस्ट वाले ने दिखाया 70,000, फाइनेंशियल वाले ने भी 70 है, कोई डिफरेंस नहीं है। फैक्ट्री कॉस्ट हटाओ, एडमिन ओवरहेड में आते हैं। एडमिन ओवरहेड 193 है कॉस्ट का, और फाइनेंशियल का कितना है 260 है। देखोगे तो जस्ट अपोजिट हो चुका है, सामने देख लो, कॉस्ट का फाइनेंशियल का, ठीक है। आप किसी को भी लेके सोच सकते हो। मेरे को बताओ, कॉस्ट वाले ने खर्चा क्या किया है, खर्चा दोनों के कंपेयर, तो पहले तो खर्चे को कंपेयर करो तब तो प्रॉफिट पे सोच पाओगे। पहले मैं खर्चे को कंपेयर किया, इसका 193 है, उसका कितना 280 कुछ है, 260। हाँ, तो कॉस्ट वाले ने अपना खर्चा कम दिखाया है,
जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट मतलब कॉस्ट का ही प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, और फाइनेंशियल का कम दिख रहा होगा क्योंकि उसने ज़्यादा खर्चा दिखाया तो उसका प्रॉफिट कम दिख रहा होगा। जो भी करना है एडजस्टमेंट एड लेस फाइनेंशियल में ही करना है जस्ट। अच्छा, ये हमेशा ऐसा नहीं होगा ना, अगर आप कॉस्ट से चालू करोगे तो कॉस्ट के साथ कॉस्ट में एड लेस करना रहेगा। ये डब्बा आप इसमें बनाना, अब मैंने फाइनेंशियल में डब्बा बनाया क्योंकि आपने उससे चालू किया है, डब्बा ही तो है। हाँ, दो माइनस है तो प्लस, और पूरा लॉजिक क्लियर होगा यहाँ पे कि भाई तुम अभी फाइनेंशियल के प्रॉफिट हो, मतलब तुम अभी कम दिख रहे हो, तुम माइनस में दिख रहे हो। बनना क्या है, तुमको कॉस्ट का प्रॉफिट बनना है जो कि ज़्यादा है, तो अपना भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा ना, तब हम कॉस्ट के प्रॉफिट बन जाएंगे, आंसर 3 लाख में आ जाएंगे। ठीक है, एड में लिखूंगा अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिन ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट वाले ने कम दिखाया है, अंडर एग्जाम में नहीं चलेगा, कहीं पे नहीं भी लिखता है। हाँ बिल्कुल, कहीं पर शॉर्ट फॉर्म कहीं पर भी नहीं लिखा। नहीं। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिन ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, कितना डिफरेंस, 193 का 260 था ना, 63 67, हाँ 67। ये ऐड में रहेगा तो ओपन ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट मत लगाना। ठीक, समझ आ रहा है, यही है रिकंसिलिएशन, खत्म है कॉन्सेप्ट। अब सिर्फ क्वेश्चन और कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में, कॉन्सेप्चुअल। इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड था वो हो गया, रिकंसिलिएशन हो गया, इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो आगे, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ मजा आएगा। कॉस्टिंग वाले ने, ये कॉस्ट शीट को देख रहा हूँ ना मैं, कॉस्टिंग वाले ने 1,23,000, चलो मैं अमाउंट के साथ दिखाता हूँ, ये दिख रहा है सी और एफ। ठीक है, कॉस्ट वाले ने अपना क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाया था, 1,23,000, ये मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिख रहा हूँ। और फाइनेंशियल ने कितना दिखाया है, 1.5 लाख। ठीक है, किसका प्रॉफिट कम किसका ज़्यादा, कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, ऐसा कैसे? ठीक है, सही बोल रहे हो, मेरे को लॉजिक चाहिए। मतलब आप लोग कहना चाह रहे हो कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम दिखी होगी तो उसका प्रॉफिट भी कम हो गया होगा। कारण बस एक बार बता दूं, वो क्रेडिट साइड, बस बात खत्म। क्रेडिट साइड का अगर आप बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और क्रेडिट साइड का अगर कुछ अमाउंट कम हो जाएगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। अभी आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये क्लियर? जो भी करना है हमको फाइनेंशियल में करना है, जस्ट बिकॉज हमने अभी फाइनेंशियल से चालू किया है इसलिए। हर बार ऐसा नहीं होगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जिस क्वेश्चन में आप कॉस्टिंग से चालू करोगे, आप कॉस्टिंग में डब्बा बनाना, माइनस है तो प्लस करना, लेकिन अभी आप फाइनेंशियल से चालू किए हो, फाइनेंशियल में डब्बा बनाए, प्लस है तो माइनस करना है, वो प्लस माइनस पूरा उल्टा हो जाएगा ना, तो अभी माइनस होगा क्योंकि आप फाइनेंशियल से चालू किए हो। उसी के हिसाब से आपको उसका एड लेस करना है। मैं लेस में लिखूंगा, क्या लिखूं, देखो आपका सेंटेंस आपके ऊपर है, आप क्या लिख सकते हो पता है, सुनो, आप ये लिख सकते हो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स, या लिख सकते हो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, जो आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर है। मैं कॉस्टिंग का लिख देता हूँ अंडर वैल्यूएशन, तो हाँ आप ओवर वैल्यूएशन लिख सकते हो फाइनेंशियल का, वो भी चलेगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स बाय हाउ मच, 27, हाँ 27, जो कि लेस में है, ब्रैकेट में कर देना। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। आगे आओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्ट वाले ने दिखाया है 2 लाख और फाइनेंशियल वाले ने कितना दिखाया है, 1,80। ठीक है, तो चलो मैं इसी का इस्तेमाल कर देता हूँ, अमाउंट लिख देता हूँ। कॉस्ट वाले ने, अच्छा एक खर्चा है ना, याद रखना, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा होता है ओवरहेड, तो कॉस्ट वाले ने 2 लाख दिखाया है इस खर्चे को, और फाइनेंशियल वाले ने दिखाया है 1,80। चलो बताओ किसका कम किसका ज़्यादा, प्रॉफिट किसका कम होगा किसका ज़्यादा दिखेगा, फाइनेंशियल का ज्यादा है ना, क्योंकि 2 लाख 1,80 तो खर्चा है ना। आप इन दोनों को कंपेयर करो, तो ये खर्चे हैं, 2 लाख खर्चा, 1,80 भी खर्चा है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल, तो इसने दोनों कंपेयर किए, ये ज़्यादा है, तो मतलब कॉस्ट का खर्चा अगर ज़्यादा हो गया है, हाँ, तो अगर कॉस्ट ने खर्चा ज़्यादा दिखा दिया है तो उसका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया, और इसका खर्चा कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा। वैसे आपको सोचना है, जो भी करना है फाइनेंशियल में करना है, प्लस है तो माइनस लिखना। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, ओवर एब्जॉर्प्शन को इधर लिख देंगे, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। डिफरेंस 20,000 था,
तो 20,000 लिखना, ब्रैकेट में कर देना, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या, कॉस्ट ऑफ सेल है, सेल है, प्रॉफिट है, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन 3 लाख नहीं आएगा। अभी आपने कॉस्ट शीट का पूरा ऑडिट कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑडिट करो, गुडविल रिटर्न ऑफ, वो आपको प्रॉफिट लॉस देख के पता चलेगा। तो आप सीए बनेगा ना, ऑडिट तो पढ़ी गए हो ना। तो अभी हमने कॉस्ट शीट का ऑडिट कंप्लीट कर दिया है, अब प्रॉफिट एंड लॉस का ऑडिट करना बचा है, और उसको भी स्टार्टिंग से करना। ये तो दिक्कत आ सकती है, स्टार्टिंग से करो, एक बार कंफर्मेशन रहेगा। स्टार्टिंग से मतलब एक एक को पकड़ो। मटेरियल सेम है, जैसे बोलोगे सर मटेरियल नीचे से थे तो देख लिए थे ना, 1 सेकंड लगेगा फिक्स से देखने में। फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, एडमिन सेलिंग अभी किए थे, हाँ ये दोनों ही बचा है। क्लोजिंग स्टॉक हम इसका दिखा चुके हैं, इसका सेम है, हाँ सिर्फ ये दोनों बचा है और कुछ नहीं बचा है। गुडविल रिटर्न ऑफ और इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इसका हम दिखाएंगे अलग अलग, मतलब 2 लाख अलग दिखाएंगे, 20,000 अलग दिखाएंगे। लॉजिक तो एक साथ ही लगेगा। तो बताओ, चलो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी और एफ। तो फाइनेंशियल वाले ने अपना एक्सपेंस बुक किया, ये एक्सपेंस वाला है ना, एक्सपेंस बुक किया इसने 2,20,000 अभी लिख देता हूँ, बाकी आप अलग अलग दिखाओगे। 2,20,000 अभी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसने कितना दिखाया है, 0। ऐसा कुछ कॉस्ट शीट में आता ही नहीं है, ठीक है। इसका कम, इसका ज़्यादा प्रॉफिट, और इसका ज़्यादा दिखेगा। तो जो भी करना फाइनेंशियल में माइनस है तो प्लस, प्लस में लिखोगे क्या, सेंटेंस क्या लिखोगे बताओ, ओनली, बस पूरा लंबा नहीं करना। गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली, वो लिखना पड़ेगा। और उसके नेक्स्ट लाइन में दिखना इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली, शोन लिखना ना। तो दोनों चीजें यहाँ पे ऐड होगी। ऐसा लिखूंगा मैं, गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली, और फिर लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। एक 2 लाख है, एक 20,000 ऐड करो, लेस भी करो, नीचे वाला 3 लाख आना चाहिए, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। ये 2 लाख है और ये 20,000 है, बस एक ही साथ पूरा प्लस माइनस कर देंगे तो आ जाना चाहिए 3 लाख। लाख आया, मतलब पूरा परफेक्ट है, ठीक है। बताओ ना, अगर आपका प्रॉफिट सही आया होगा ना, 1, 10 और 3 लाख, अगर वो सही है तो ये तो पूरा सही होना चाहिए। अगर 290 आता, कुछ आता, तो डिफरेंस आप देख सकते हो। जो ऐड में कुछ ट्रायल एंड एरर करना, कुछ प्लस माइनस चेंज करके देखना, 3 लाख एनी हाउ आना चाहिए, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। अच्छा, नया एग्जेम्पशन वाला हुआ आया, पता चला, देखिए एग्जेम्पशन 60 मार्क्स वाला जो एग्जेम्पशन वाला स्कीम है, चेंज हुआ है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, 50। देखो अभी तक कैसा होता था, कब तक, 3 अटेम्प्ट तक, 3 अटेम्प्ट तक वो 60 आपका वैलिड रहेगा। मतलब 3 अटेम्प्ट, अगले 3 अटेम्प्ट में अगर आप बाकी सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हो, तब तक आपको, मान लो आपका कॉस्ट में एग्जेम्पशन आया, बाकी दोनों में नहीं हो पाया, तो बाकी दोनों मतलब FMSM और वो क्या ऑडिट वो आप फिर से दोगे, लेकिन कब तक, सिर्फ 3 अटेम्प्ट तक, है ना। जैसे जनवरी में आप अभी दे रहे हो, उसके बाद आपको जनवरी के बाद सितंबर होगा ना, मई होगा, मई सितंबर जनवरी, वो 3 अटेम्प्ट तक वैलिड रहता था, वैलिड अप टू 3 अटेम्प्ट्स। अब आपके पास ऑप्शन है, आपके ऐसा चेंज कंपलसरी चेंज नहीं हुआ है, आपके पास ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन ए। आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो कि अगर आपका 60 आ गया है तो आप पुराने स्कीम में ही चलो, 3 ऑप्शन 3 अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा। अगर 3 अटेम्प्ट में बाकी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ तो अगले में आपको कॉस्ट फिक्स से देना पड़ेगा, ऐसा पहले होता था। अब ऑप्शन बी आया है, क्या था एग्जैक्ट में भूल गया, रुक जाओ, एग्जैक्ट क्या था, पर या तो देख ही लेता हूँ मैं, एग्जैक्ट भूल गया। 50 मार्क्स आप उसको 50 मार्क्स तक काउंट करवा के परमानेंट करवा सकते हो, याद आ गया। मतलब ये 3 अटेम्प्ट तक था ना, टेम्पररी था, चौथे से फिर वो आपका नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो उसका आपका एग्जेम्पशन परमानेंट हो सकता है, आप जिंदगी में कभी आपको कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपका 50 ही काउंट होगा। तो मतलब बाकी दोनों सब्जेक्ट में आपको 100 लाना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, हाँ
2 अटेम्प्ट देने के बाद बच रहा 1 वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं हो सकता। आपके पास एक ही बार ऑप्शन, हाँ ये भी लूप होल है, ये नहीं हो सकता। पहले ही मना कर दिया इंस्टीट्यूट कि आपके पास एक ही बार ऑप्शन है। हाँ 3 अटेम्प्ट तक दिए, एक बचा, फिर परमानेंट करवा दिया। हाँ बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अब न्यू से तो मैं बता रहा हूँ भाई। अच्छा कौन सा सर आपके हिसाब से? 3 अटेम्प्ट वाला, क्योंकि एग्जामिशन 60 थोड़ी आता है, 72 80 भी आता है। अगर मान लो 80 आया तो बाकी में आपको उसमें भी 80 चाहिए, 40 का 80 ही चाहिए। लेकिन अगर इसमें आप 50 को परमानेंट करवा दोगे तो बाकी में आपको 100 लाना ही पड़ेगा, 50 लाना पड़ेगा, वो ज्यादा दिक्कत। अरे बात बताओ, चलो ऐसा नहीं हो रहा है मेरे से, है ना? तो मैं क्या बोलते हैं, फिर से पॉइंट देके अपना फिर से नंबर ला सकते हो, लग जाएगी मेरी कमाई। और सुनो एक और है, सिर्फ इतना नहीं है, ये तो हुआ ही है। अब आपके पास ऑप्शन है कि उसको 3 अटेम्प्ट तक ही वैलिड रखना है कि परमानेंट करवाना है। तो 3 अटेम्प्ट तक है तो 60 तो मिनिमम है ना। अगर आपका 80 आया तो 80 काउंट होगा, वो तो आपके ऊपर है। अबव 60 कितना भी आप लाओ तो वो 3 तक रहता है, और परमानेंट करना है तो फिर वो 50 ही काउंट होगा। तो बाकी का आपको बैलेंसिंग फिगर बाकी सब्जेक्ट में स्कोर करना पड़ेगा। ये एक अनाउंसमेंट आया था। दूसरा सबसे तबाही, दूसरा एक लूप होल बच्चों ने निकाला था। बहुत बच्चे ऐसे ही पास हुए, बोध ग्रुप, अतुल है और चेतना जो पुराने बच्चे थे, बहुत लोग ऐसे ग्रुप, 2 बोध ग्रुप कैसे पास हुए। परमेश भी ऐसी किया था, देशांत का तो नहीं हो पाया था। जिन लोग ऐसा किए, मतलब वो क्या करते थे, जैसे पहले तो 4 सब्जेक्ट था, ऐसा मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, ये ग्रुप 1, 5 6 7 8, ये ग्रुप 2, 4 सब्जेक्ट होता था ना। तो उन लोग क्या किए, मान लो 6 सब्जेक्ट अच्छे से, ये ग्रुप 1 तो भाई पूरा पास करना ही है, ये तो पूरा 100% तुमको पास करना है, ठीक है। और बच्चे क्या करते थे, ये 2 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के इसमें एग्जामिशन ले आए, और फिर अगले टाइम में खाली आपको 7 और 8 देना पड़ेगा, ऐसा होता था, ठीक है। और उसमें वो एब्सेंट हो जाते थे। समझो, ये 4 पेपर तुमको क्लियर करना ही है, ये पहला मोटिव, पहला गोल। ये तो हमको पूरा 40 200 पूरा लाना है। अब उनका मन में था कि ग्रुप 2 भी करना है यार, लेकिन 8 सब्जेक्ट कौन कर पाएगा, नहीं कर, हम 2 कर देते हैं, 2 में एग्जामिशन ले आते हैं, बाकी का 2 अटेम्प्ट में अगले टाइम में दे देंगे। उन लोग क्या करते थे, ये 2 अटेम्प्ट, इसमें एग्जामिशन आया, एकदम अच्छे से पढ़े, और इन दोनों में वो एब्सेंट हो गए, तो पहले पास हो जाते थे, अब नहीं होगी। मतलब एब्सेंट नहीं होना, आपको कहने का मतलब ये एब्सेंट नहीं होना है। आप जाओ, खाली पेपर जमा करेगा, मतलब प्रेजेंट होना कंपलसरी है। ये लूप होल जो इंस्टीट्यूट ने पहचान लिया, बच्चे ऐसे ही करते थे, एब्सेंट हो गए तो ये लूप होल था ना, 2 दिए एग्जामिशन लाए, बाकी में एब्सेंट नहीं होना है। आप जाओ, भले 0 मार्क्स आए, उसमें कोई इशू नहीं है, आप जाओ अपना रोल नंबर आंसर शीट दे के आ जाओ, 3 घंटा वहाँ बैठ के टाइम पास कर लो, गाने सोचो मन में। तो लेकिन प्रेजेंट होना कंपलसरी है, कहने का वो इसने नया निकाला है, एब्सेंट नहीं होगे। अगर आप एब्सेंट हुए तो ये चेक नहीं होगा, फर्स्ट ग्रुप होगा, लेकिन जो सेकंड ग्रुप का था, आधा प्रेजेंट आधा एब्सेंट, वो सेकंड ग्रुप आपका मतलब इनवैलिड, आप ये मानोगे कि आपने एग्जाम ही नहीं दिया, भले इसमें एग्जामिशन आ गया होगा, वो इनवैलिड, वो चेक ही नहीं होगा, रिजल्ट ही नहीं आएगा उसका। वो एब्सेंट नहीं होना है ना, जाने में क्या दिक्कत है, इसमें कोई वो अरे बाप रे वाला नहीं है, बस प्रेजेंट होना है आपको, वो चीज़ है। क्या ग्रुप 1 का लिख क्या रहा? अच्छा ब्लू पेन, अच्छा मैं सुना ग्रुप 1। छुट्टी कौन बोला? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स लिखने दो। हाँ अब छुट्टी हुई, चलो कॉस्ट अकाउंट लिखना बचा। ये ध्यान देना, ये बहुत अच्छा होगा जो भी है, मेरे हिसाब से पहला वाला ही बेटर है, 50 तो क्या ही जाएगा, क्योंकि परमानेंट करोगे तो सिर्फ 50 का मतलब नहीं है ना। और ऐसा अगर कोई चाहेगा, ऐसा वाला भी हो सकता है, आप लोग में से कोई चाहे कि पहले का 3, अभी तो आपके 3 है, मतलब ग्रुप 1 तो पास होना ही है, ग्रुप 2 का कोई भी ऑडिट का एग्जामिशन ले आते हैं, कॉस्ट और ऐसे में अगली बार देखनी बताएगा ना, फिर कॉस्ट बोलूंगा तो फिर बोलोगे अपना सब्जेक्ट तो ऐसा आप अगर करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सब्जेक्ट एग्जामिशन चाहिए तो, लेकिन बाकी दोनों में एब्सेंट नहीं होना है, तो चेक नहीं होगा।